નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। સૌ લોકો ગુજરાતની, ભારત દેશની તમામ જનતાઓ જાણે છે કે દેશના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્રભાઈ મોદી સૌથી વધારેમાં વધારે ખોટું બોલનાર વ્યક્તિ છે। આવું ન્યૂઝપેપરમાં પણ મેં વાંચ્યું હતું અને તમે ટ્રાય કરજો, તમારા એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલમાં ગૂગલની અંદર લખશો ને કે સૌથી મોટા ફેંકુ વ્યક્તિ કોણ છે તો કોના ફોટા આવે એ તમે ખુદ જોઈ લેજો। એકવાર ટ્રાય કરજો, ગૂગલમાં જઈને લખજો તમે। ત્યારે વાત વાતમાં ખોટું બોલવાનું, ખોટા વાયદાઓ કરવાના, કેટલા બધા અઢળક વાયદાઓ કર્યા હતા। આજે કદાચ હું એ કહેવા બેઠું ને તો એક મોટું પુસ્તક લખાઈ જાય, આટલા વાયદા કર્યા હતા। નરેન્દ્રભાઈ મોદી જ્યારથી સરકારમાં આવ્યા છે અને એ પહેલા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે તો થોડું માપે માપે ખોટું બોલતા હતા, પણ જે દિવસના વડાપ્રધાન બન્યા છે ત્યાર પછી તો લિમિટ ક્રોસ કરી નાખી છે ખોટું બોલવાની। એટલું ખોટું બોલવાનું, એટલા વાયદાઓ કરવાના, એટલા જુઠ્ઠાણાઓ ફેલાવાના। આ હું નથી કહેતો, એમના જ ભાષણમાં એમણે બયાનબાજી કરી હોય એ તમે સાંભળી લેજો અને ત્યાર પછી તમે વિચાર કરજો, મંથન કરજો કે જે દેશના વડાપ્રધાન બોલ્યા હતા એ થયું છે। તમને ખુદ ખબર પડી જશે કે આ વ્યક્તિ કેટલું ખોટું બોલે છે। ત્યારે આજે ફરી એક વખત સંસદ ભવનની અંદર વિપક્ષ નેતા ઇમરાન પ્રતાપ ગઢીએ જે રીતે નરેન્દ્રભાઈ મોદીને ખખડાવી નાખ્યા છે અને કઈ વાતને લઈને કે દેશના વડાપ્રધાન હોવા છતાં વાત વાતમાં ખોટું બોલો છો, તમને શરમ આવી જોઈએ। આ વાતને લઈને જોરદાર બહેસ થઈ ગઈ છે દોસ્તો। થોડો સમય કાઢીને વિડીયો સાંભળી લેજો એટલે તમને પણ ખ્યાલ આવે કે દેશના વડાપ્રધાન હોવા છતાં આ વ્યક્તિ કેટલું ખોટું બોલે છે। આવો આપણે સાંભળીએ જે રીતે ઇમરાન પ્રતાપ ગઢીએ નરેન્દ્રભાઈ મોદીને અને અમિત શાહને ભરી સંસદની અંદર જે રીતે खखड़ाया है। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। ये सरकार झूठ की सरकार है। ये सरकार के जितने दावे हैं सब खोखले हैं। वो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। नेताजी ने गांव वालों से कहा बताओ तुम्हारी दो समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पे समाधान करूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पे पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तुरंत यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। गांव वाले खुश हो गए कि 1 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है। अगली समस्या के बारे में उन्होंने नेताजी ने गांव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब इस गांव में कोई भी मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। ये है इनके काम करने का तरीका, ये है झूठ बोलने का तरीका। नौकरी मांगने वाले नौजवानों पर लाठियां बरसाने वालों, आपने इस बजट में युवाओं को क्या दिया? आपने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वालों को क्या दिया? सालों से अपने लिए छत तलाश रहे लोगों को आपने इस बजट में क्या दिया? और फिर आपको पूरी उम्मीद है कि पूरा देश आपके इस पेश किए गए बजट पे लहालोट हो जाए, तालियां पीटे, मंगल गान गाए। कैसे संभव है? मैं सदन में खड़ा होकर के इस बजट पे चर्चा करते हुए कहना चाहता हूं कि इस बजट में फुटपाथ पर रहने वाले, छप्परों में रहने वाले, झुग्गियों में रहने वालों के लिए क्या है, उनके लिए क्या है जो प्रधानमंत्री के किए गए वायदों की बाट जोह रहे हैं। हर साल फरवरी की खूबसूरत सुबह और सजी हुई संसद से बरसते हुए झूठे वायदों की जवाबदेही कौन तय करेगा? कौन बताएगा कि 2022 में प्रधानमंत्री जी जो सबको पक्का मकान देने वाला वायदा किए थे उसका क्या हुआ? लोगों के सरों पर छत देने वाले प्रधानमंत्री जी के जुमलों से अलग उन्हें यह क्यों नहीं दिखता कि राज्यों में बैठे हुए उनके नुमाइंदे लोगों के सरों की छतें उजाड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश हो, असम हो, जम्मू कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, भाजपा शासित राज्यों के बुलडोजर न सिर्फ लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं बल्कि कुचल रहे हैं लोकतंत्र को, संविधान को, अदालतों के मेयार को। मैं आंकड़ों की बाजीगरी से अलग हट करके इस बजट पर एक बात कहना चाहता हूं। आंकड़े तो ऐसे हैं इस बजट के, ये कह रहे हैं 4 करोड़,
वित्त मंत्री जी 3 करोड़ कहती हैं, प्रधानमंत्री जी 4 करोड़ कहते हैं। पहले तो आप इस झूठ में ही आपस में ही सलट लीजिए कि 4 करोड़ सही है या 3 करोड़ सही है। आंकड़े तो ऐसे हैं इस बजट के मैम कि जो सुने वो बस पथराई आंखें लेकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए। लेकिन झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। मैम, रोजगार, महंगाई, किसान, मनरेगा, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, फसलों की एमएसपी की गारंटी, इन सब जन सरोकार की बातों से इस बजट का कोई लेना देना नहीं। हमारे ट्रेजरी बेंच के साथी हंगामा कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं मैम, वो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। नेताजी ने गांव वालों से कहा बताओ तुम्हारी 2 समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पे समाधान करूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पे पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तुरंत, यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। गांव वाले खुश हो गए कि 1 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है। अगली समस्या के बारे में उन्होंने, नेताजी ने गांव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब इस गांव में कोई भी मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। ये है इनके काम करने का तरीका, ये है झूठ बोलने का तरीका। इन्होंने वायदे किए बड़े बड़े, जो 10 साल के इनके वायदे हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा। वायदों से ज्यादा इनके नारों पे बात करूंगा। पहला नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आइए इस नारे की समीक्षा करते हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, सब चीज पे जीएसटी। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। मैम, ये सरकार झूठ की सरकार है। ये सरकार के जितने दावे हैं सब खोखले हैं। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप आपने बंद कर दी, आपने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट घटा दिया। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। आप बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी आंखें हाथरस से लेके, कठुआ से लेकर के और देश की जंतर मंतर की सड़क वो देख रहे हैं जब हमारी ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियों को प्रधानमंत्री की चौखट पे अपना मेडल रख देना पड़ रहा है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। मैम, कृषि विकास दर जो 2014 में 4.6% थी, इस वर्ष गिरकर 1.8 कैसे हो गई? क्यों हर दिन 31 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं? ये सरकार उन पर क्यों बात नहीं करती? कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की, और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं यहां पर आपसे खड़ा होकर के मैं अंत में इतना कहना चाह रहा हूं कि वित्त मंत्री जी ने बजट में ट्रेनों के डिब्बे को वंदे भारत कोच में बदलने का एक प्रस्ताव रखा अपने भाषण में। ठीक है, ये सुनने में कानों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैम ये सरकार ट्रेनों की सुरक्षा के बुनियादी मुद्दों पर एक शब्द नहीं बोलना चाहती। बालासोर हादसे में घायल हुए लोगों की चिता की राख अभी तक ठंडी नहीं हुई है। वंदे भारत के वीडियो पोस्ट करने वाली ये सरकार कभी भारत की जनरल डिब्बों की, रेलवे के स्लीपर क्लास डिब्बों की वीडियो अगर पोस्ट करे ट्विटर पे तब समझ में आए। बिहार से, इलाहाबाद से, लखनऊ से दिल्ली आने वाली, मुंबई जाने वाली ट्रेनें देख लीजिए, उनकी हालत देख लीजिए, तो आपको लगेगा कि ये वही ट्रेनें हैं। आज स्थिति ये है कि रेलवे स्टेशन तो छोड़िए, रनवे पर खाना खिला रही हैं आपकी प्राइवेट एयरलाइंस। अभी आपने जुर्माना लगाया है, नोटिस दिया है एक एयरलाइंस को। यह स्थिति आपने करके रख दी है ट्रेनों की, एयरलाइंस की। ऐसे में मैम, कागजों पर तो आप कितना भी वंदे भारत और बुलेट ट्रेन सर पर दौड़ा लीजिए, लेकिन असल में भारत की ट्रेनों की डिब्बों की सवारियों की हालत देखने लायक है। अगर सरकार खुली आंखों से उसे देखना चाहे तो देखे और उनकी स्थिति सुधारे।
તો આ સત્ય છે, હકીકત છે, ગુજરાતની જનતાએ જાણે છે અને સમગ્ર ભારતની જનતાએ જાણે છે. પણ એમના અંધભક્તો માનવા તૈયાર નથી. એમના અંધભક્તો એમ જ કહે છે કે નરેન્દ્રભાઈ મોદી જે વાયદા વચન કરે છે એ પૂરા કરીને બતાવે છે. તો આપણે એને પૂછીએ કે કયા વાયદા કયા વચનો એમણે પૂરા કર્યા, તો એમની પાસે બે જ જવાબ છે. 370ની કલમ હટાવી અને રામ મંદિર બનાવ્યું. બસ. ક્યારેક તો આપણને એવું લાગે કે ભાઈ ભારત દેશની જનતાને આ બે જ વસ્તુની જરૂર હતી, બાકી કોઈ પણ વસ્તુની જરૂર નથી. દેશની જનતા આ બે વસ્તુ તૈયાર થઈ ગઈ, બે વસ્તુ બની ગઈ. એટલે હવે દેશની જનતા કદાચ કમાવા ન જાય તો પણ એમનો પરિવાર આરામથી જિંદગી જીવી શકશે. ક્યારેક આપણને એવું લાગે આ અંધભક્તો એટલું આમ દાબીને આપણને જવાબ આપે, 370ની કલમ હટાવી રામ મંદિર બનાવ્યું. લે, એટલે ભાઈ રામ મંદિર બનાવ્યું તો અમે ખુશ છીએ, પણ રામ મંદિર બન્યા પછી દેશની અંદર જે સમસ્યાઓ છે એનો હલ કોણ લાવશે? છાસવારે જે ઘટનાઓ બને છે એના ઉપર નિયંત્રણ કોણ લાવશે? એટલે આવા તો ઘણા બધા પ્રશ્નો છે દોસ્તો. હું વાત કરવા બેસું તો મેં કીધું એમ પુસ્તક લખાઈ જાય અને પુસ્તક લખાશે પણ. આ વ્યક્તિ જ્યારે રાજનીતિમાંથી નીકળી જશે ત્યારે એમના નામનું પુસ્તક પણ લખાશે. પણ એ પુસ્તક ઉપર હેડલાઇન શું છાપી હશે એ અત્યારે તો મને ખબર નથી, પણ જ્યારે છપાય ત્યારે તમે પણ જોઈ લેજો. પણ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. જય હિન્દ.